डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की स्टडी करेंगे। अब तक हमने इस यूनिट में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर चुके हैं। अब ये लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका बेस ये है, यदि किसी अणु को 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से एक्साइटेड किया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है और इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हम बहुत अधिक एनर्जी वाला कोई रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पर गिराते हैं या मॉलिक्यूल द्वारा बहुत एक उच्च ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड लेवल से एक हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर जाते हैं और इस घटना से जो स्पेक्ट्रम मिलता है उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है तो ऐसे स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनीय एनर्जी लेवल में संक्रमण के साथ साथ कंपन संक्रमण और घूर्णन संक्रमण भी प्रदर्शित होते हैं। इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स जटिल स्पेक्ट्रम होता है और एक बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। यह स्पेक्ट्रम करीब 10 से लेकर 7800 या 8000 एंगस्ट्रम के क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। अतः इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को हम दृश्य व पराबैंगनी यानी यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यूवी विजिबल रेंज को, जैसे हमें पता है, हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 से 200 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसे हम फार या वैक्यूम रीजन कहते हैं। 200 से 380 या 400 नैनोमीटर तक के रीजन को नियर यूवी और 380 या 400 से लेकर 780 या 800 तक के रीजन को हम विजिबल रीजन कहते हैं। अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें यह है कि बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के पोटेंशियल एनर्जी वक्र या मोर्स वक्र को हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके लिए एक सिद्धांत काम आता है जिसे हम फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत कहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ये जो फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के में ये बताया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए आवश्यक समय 10⁻⁻15 सेकेंड होता है। तो आवश्यक समय जो ये है वो एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय, जो करीब होता है 10⁻12 सेकेंड, से इतना कम होता है कि संक्रमण के फलस्वरूप कंपन करते हुए अणु की नाभिकों के मध्य दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जनरली हम यहाँ पर एक वाइब्रेशनल लेवल्स की भी स्टडी करेंगे और उसी के अनुसार हम जो फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत को समझाएंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा आरेख में एक संक्रमण वर्टिकल ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगा, क्योंकि प्रारंभिक व अंतिम अवस्था में नाभिकों के मध्य दूरी समान होती है। क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जितने समय में निकलता है उस समय में कंपन पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट में नाभिकों के बीच दूरी थी वही दूरी जो है एक्साइटेड स्टेट में रहती है। माना एक अणु प्रारंभ में अपने ग्राउंड मूल इलेक्ट्रॉनीय अवस्था, जिसको हम E" से प्रदर्शित करेंगे, कि कंपन ऊर्जा स्तर V" = 0 में है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक अणु में रूम टेम्परेचर पर अधिकांश अणु जो हैं वो एक सैंपल में अधिकांश अणु जो है वो V=0 कंपन ऊर्जा स्तर में होते हैं। इस कंपन ऊर्जा स्तर में अणु की संभावित अंत्यनाभिक की दूरी को हम साम्य दूरी इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अलग अलग स्थिति ऊर्जा की अनेक संभावित इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं में से कुछ अवस्थाओं के स्थिति ऊर्जा वक्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें मोर्स स्थिति ऊर्जा वक्र कहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व दर्शाए गए हैं उसको हम यहाँ पर
एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मोल्स कर्व या पोटेंशियल एनर्जी कर्व हैं, ये वक्र अंतःनाभिकीय दूरी में परिवर्तन के साथ अणु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को बताते हैं। तो यहाँ पर हमने कुल 4 प्रकार की एग्जाम्पल्स ले रखे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। इसमें से कोई भी जो है एक मॉलिक्यूल के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र प्राप्त हो सकता है, जो उस मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट की स्टेबिलिटी के अनुसार हो सकता है। पहला जो वक्र है उसमें जिस प्रकार का एक वक्र ग्राउंड स्टेट में होता है, वैसा का वैसा ही वक्र उसके एक्साइटेड स्टेट में दर्शाया गया है। ये जो नीचे का स्थितिज ऊर्जा वक्र है, या हम इसको कह सकते हैं एक ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल में स्थित कंपन ऊर्जा स्तर के वक्र है, जिसको हमने ई डबल प्राइम से शो किया है, और ये हायर एनर्जी वाला ई सिंगल प्राइम से शो किया है। तो जिस प्रकार से हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, कंपन ऊर्जा स्तर हैं। तो वी डबल प्राइम के कंपन ऊर्जा स्तरों को हमने कंपन क्वांटम संख्या के मान से प्रदर्शित किया है, 0, 1, 2, 3। इसी तरह से हायर एनर्जी लेवल के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को हमने प्रदर्शित किया है। ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी और ये हायर स्टेट की डिसोसिएशन एनर्जी। ये पहला जो डायग्राम है उसमें ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट बिल्कुल सेम है। सेकेंड वाले में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसकी एक्साइटेड स्टेट में जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अंतःनाभिकीय दूरी चेंज हो जाती है, तो ये हायर एनर्जी लेवल वाला डायग्राम या वक्र जो है थोड़ा सा खिसका हुआ है। ये कुछ और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हायर एनर्जी जो है में अंतःनाभिकीय दूरी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है, तो इसमें वक्र और ज़्यादा साइड में खिसका हुआ बताया गया है। ये वक्र ऐसे अणुओं के लिए दिया गया है जिनकी हायर एनर्जी स्टेट जो होती है बिल्कुल अनस्टेबल है, यानी वहाँ पर कोई क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल शो नहीं किए गए हैं, कोई यहाँ पर एक मिनीमा नहीं है। तो अब हम सबसे पहले इस कर्व 1 को लें। इसमें मान लीजिए ये मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एक अंतःनाभिकीय दूरी, साम्य दूरी से जब संक्रमण करता है, तो इसी साम्य दूरी को रखते हुए वह हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत के अनुसार। अर्थात यहाँ पर कंपन के फलस्वरूप उसकी अंतःनाभिकीय दूरी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो वी डबल प्राइम 0 से जो संक्रमण होगा, यानी ये जो दूरी इसको मिलेगी वो v = 0 में ही मिलेगी। तो हमें इस संक्रमण के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम में लाइन आएगी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके आसपास की दूरी रखने वाले भी कुछ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उनके ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रम में लाइन्स आएंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो सबसे इंटेंस लाइन जो होगी वो 0 से 0 ट्रांजिशन को शो करेगी। इसके बाद इस सेकेंड जो है ग्राफ में शो किया गया है कि जिनकी हायर एनर्जी लेवल थोड़ी सी अनस्टेबल है, यानी इसका ग्राफ थोड़ा सा राइट हैंड साइड में खिसका हुआ है। तो अब यहाँ पर v = 0 से इस अंतःनाभिकीय की दूरी को रखने वाले मॉलिक्यूल जब एक वर्टिकल ट्रांजिशन करेंगे, यानी यही दूरी जो है वो इनको हायर एनर्जी लेवल में जो मिलेगी वो मिलेगी v = 2 कंपन ऊर्जा स्तर में, जहाँ पर इसकी साम्य दूरी वही है, अंतःनाभिकीय की दूरी वही है जो इसकी ग्राउंड स्टेट में थी। तो ये जो ट्रांजिशन है 2 से 0 वाला, इस ट्रांजिशन के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम लाइन आएगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसके आसपास की दूरी रखने वाले जो मॉलिक्यूल है उनसे जो ट्रांजिशन होगा उसके फलस्वरूप भी स्पेक्ट्रम में लाइंस बनेगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो होगी वो 2-0 लाइन से प्रदर्शित होगी, और यहाँ भी यही इनकी डिसोसिएशन एनर्जी को शो किया गया है। इसके बाद इस थर्ड ग्राफ में जिसमें मॉलिक्यूल की जो हायर एनर्जी स्टेट है वो में उसमें अंतःनाभिकीय की दूरी बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर इस अंतःनाभिकीय की दूरी को रखने वाले मॉलिक्यूल जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएंगे, तो यही अंतःनाभिकीय दूरी इनको जो मिलेगी वो इन क्वांटाइज्ड जो है एनर्जी लेवल से ऊपर मिलेगी।
तो इसका मतलब ये जो संक्रमण होगा, इस संक्रमण से स्पेक्ट्रम में कोई लाइन हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल नहीं है। लेकिन इस दूरी से आगे पीछे दूरी रखने वाले मॉलिक्यूल्स से जो ट्रांजिशंस होंगे, उन ट्रांजिशंस के फलस्वरूप हमें स्पेक्ट्रम में लाइन मिलेगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पर हमें कोई लाइन तो नहीं, लेकिन एक डार्क जो है एक बैंड सा मिलता है। वो ये शो करता है कि ये वो जो ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन से जो है मॉलिक्यूल एक ऐसे एनर्जी लेवल में पहुंच गया जो क्वांटाइज नहीं है, अर्थात ये जो एनर्जी उसको मिली मॉलिक्यूल को, उस एनर्जी को पाकर वह मॉलिक्यूल जो है अपने एटम्स में विभाजित हो गया। तो अर्थात ये ट्रांजिशन जो है वो मॉलिक्यूल को, अणु को परमाणु में विभक्त कर देता है, और जो एनर्जी मॉलिक्यूल ग्रहण करता है वो एनर्जी उन परमाणु को गतिज ऊर्जा जो है के रूप में प्राप्त हो जाती है। इसके बाद जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका जो हायर एनर्जी स्टेट है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है। तो यहाँ पर जो भी कोई ट्रांजिशन होगा, उन प्रत्येक ट्रांजिशन से मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में विभाजित हो जाएगा। अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी पाकर तुरंत ही हर मॉलिक्यूल एटम्स में विभाजित हो जाए, उसके एनर्जी डायग्राम को, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, ये इमीडिएटली एनर्जी पाकर आयोडीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसका जो हायर एनर्जी लेवल है उसमें कोई मिनिमा नहीं है, और उसमें कोई भी एक क्वांटाइज्ड जो है एनर्जी लेवल नहीं होता। तो इस प्रकार से ये फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल के अनुसार मॉलिक्यूल में इस तरह के जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमें मिल सकते हैं, जो इनकी हम कह सकते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमने पीछे पोटेंशियल एनर्जी कर्व शो किए हैं, उसमें फर्स्ट कर्व के अनुसार हम कह सकते हैं कि इसकी निम्न इलेक्ट्रॉनिक अवस्था व उच्च ऊर्जा अवस्था में साम्य अंतनाभिक की दूरी सेम होती है। अतः स्पेक्ट्रम में 0 से 0 संक्रमण के फलस्वरूप जो हमें स्पेक्ट्रम लाइन मिलेगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड जो है ग्राफ में के अनुसार हमें ग्राउंड, ये कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट की कंपैरिजन में उच्च ऊर्जा की अवस्था में साम्य अंतनाभिक की दूरी कुछ अधिक होती है। अतः स्पेक्ट्रम में कंपन संक्रमण 0 से 0 हो सकता है, 0 से 1 हो सकता है, 0 से 2 की जो तीव्रताएं होंगी वो इक्वल नहीं होती है। सबसे तीव्रता सबसे ज़्यादा उसी की होगी जो अंतनाभिक की दूरी ग्राउंड स्टेट में जो होगी वो हायर एनर्जी स्टेट में उसको मिलती है। जो हमें थर्ड ग्राफ मिला है उसमें दर्शाई गई परिस्थिति के अनुसार ग्राउंड स्टेट की तुलना में उच्च इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में अणु का बॉन्ड जो है वो वीक होता है और उच्च ऊर्जा अवस्था में दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक संभावित संक्रमण उस स्तर में होगा जहां उत्तेजित अणु की ऊर्जा अनंत होगी। इस अवस्था को प्राप्त कर अणु जो है परमाणु में विभाजित हो जाता है। यह अधिक की ऊर्जा परमाणुओं को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का संक्रमण क्वांटीकृत नहीं होता, तो स्पेक्ट्रम में इस संक्रमण के फलस्वरूप कोई लाइन प्राप्त नहीं होती। और जो फोर्थ हमने ग्राफ शो किया है उसके अनुसार अणु की उच्च ऊर्जा अत्यंत अस्थायी होती है और कोई भी क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर नहीं होता। अतः किसी भी संक्रमण से स्पेक्ट्रम में कोई रेखा प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक संक्रमण से अणु का वियोजन हो जाता है। और ये जो संक्रमण हमने शो किए हैं लोअर लेवल से हायर लेवल में जो वर्टिकल लाइन शो करी है, हम इन संक्रमणों को वर्टिकल संक्रमण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल से हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जब एक हाई एनर्जी द्वारा का अवशोषण होता है तो उसमें किस तरह के संक्रमण होते हैं उसको हम ये कंपन संक्रमण के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे हम फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत कहते हैं। थैंक यू।